हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज जो हम न्यूमेरिकल लेके आए हैं वो एक सिंगल फेज एसी सर्किट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूमेरिकल को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये 2016-17 में पूछा गया एक न्यूमेरिकल है। क्लियर? तो कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होता है ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे। तो जरा इसके सोल्यूशन को देखते हैं हम एक बार। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो क्वेश्चन में मेंशन किया है कि 46 मिली हेनरी का इंडक्टिव कॉयल है जिसके सीरीज में एक 10 ओम का रजिस्टर है। क्लियर? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है आपका। एक आपका कॉयल है जिसका रजिस्टेंस और उसका इंडक्टेंस आपको गिवन है। क्लियर? एल की वैल्यू आपकी दी गई है 46 मिली हेनरी एंड आर गिवन है आपका 10 ओम। क्लियर? और ये कहा जा रहा है कि इसको 100 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा गया। क्लियर? आपको सप्लाई भी गिवन है 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। क्लियर? आपको डिटरमाइन क्या करना है, कितना करंट ये ड्रॉ करेगा, हाउ मच करंट विल इट ड्रॉ। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें वोल्टेज पता है, वी की वैल्यू ये है, आपको आई की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या पता है, आपको पता है कि V की वैल्यू आपकी जो गिवन है वो है आपकी V इक्वल टू, जनरली हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लेते हैं 100 एंगल 0 वोल्ट। क्लियर? ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के टर्म में है और आपका जब भी AC में कोई भी वैल्यू गिवन होता है वो हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ही गिवन होता है वोल्टेज और करंट की। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसे कैसे करना है। हमें R गिवन है, R की वैल्यू हमारी 10 ओम है। ठीक है, हमें साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 50 हर्ट्ज। क्लियर? हमें एल गिवन है, एल की वैल्यू 46 मिली हेनरी, दैट इज 46 इंटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या आती है, क्योंकि आप कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम को हमेशा हमें किसमें करना है, स्टेडी स्टेट टर्म में करना होता है। तो हमेशा हमें इम्पिडेंस वैल्यू यानी रिएक्टेंस वैल्यू चाहिए होती है, चाहे वो एक्सएल हो चाहे वो एक्ससी। क्लियर? क्योंकि आई की वैल्यू निकालने के लिए वी बाई जेड हम अप्लाई करते हैं, तो उस वजह से। तो एक्सएल की वैल्यू हम देखें यहाँ पे, तो एक्सएल की वैल्यू को हम क्या जानते हैं, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। क्लियर? और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 पाई एफ। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ से, 2 इंटू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है, 50 हर्ट्ज। इंडक्टेंस कितना है, 46 इंटू 10 पावर माइनस 3। इसे फटाफट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 14.44 ओम के आसपास। ठीक है, राउंड फिगर करेंगे तो ये 14.44 ओम आ रहा है। यानी हमने एक्सेल कैलकुलेट कर लिया। जब हमें एक्सेल मिल गया है तो अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा नहीं है। क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, आई। तो अगर हम आई को देखें तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू होती है V अपॉन जेड। हमेशा हमें कोशिश यही करना चाहिए कि हमें फेजर टर्म में वैल्यू को कैलकुलेट करें ताकि हम आसानी से बाकी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाए। क्लियर? फेजर वैल्यू में कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपको एंगल के टर्म में वैल्यू भी पता चलती है। अगर आपको पावर फैक्टर निकालना हो या कोई और चीज़ निकालना हो तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 एंगल 0। जनरली हम वोल्टेज को एज ए रेफरेंस लेते हैं जो गिवन क्वांटिटी होती है। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस जे एक्सएल, यही पढ़ा हमने। ठीक है, तो ये 100 एंगल 0 वोल्ट अपॉन आर की वैल्यू 10 प्लस जे एक्सएल की वैल्यू कितनी है हमारी 14.44। क्लियर? ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है कि जब भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब फॉर्म में आपको कैलकुलेशन करना हो कॉम्प्लेक्स डोमेन में तो हमेशा हमें पोलर फॉर्म यूज करना चाहिए। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमेशा क्या यूज करना चाहिए, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स डोमेन। क्लियर? हमेशा आपको पोलर फॉर्म यूज करना चाहिए यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना चाहिए। क्लियर? अगर यही एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है, क्लियर, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला फॉर्म। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और उसी बेसिस पे हम मैथमेटिकल चीजों को आसान कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 100 एंगल 0 है, आपको डिवाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कॉम्प्लेक्स डोमेन को हमें क्या करना पड़ेगा, पोलर में चेंज करना पड़ेगा। तो पोलर में जब हम इसको चेंज करेंगे, अगेन कैल्सी का यूज करते हैं, 17.56 एंगल आपका जो आ जाएगा 55.3 एंगल आएगा। क्लियर?
आसान है कैलसी से यूज करना, क्लियर, क्योंकि आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ही, चाहे कोई भी एमएस का हो, 991 हो, 82 हो, आप आसानी से रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन या पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन कर सकते हैं, क्लियर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 5.69, एंगल कितना आ जाएगा -55.3 डिग्री एम्पियर, क्लियर। तो मॉड ऑफ आई क्या हो गया, मॉड ऑफ आई हो गया आपका 5.69 एम्पियर। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, इसे हमने कैलकुलेट कर लिया बहुत इजीली, केवल रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन करके, क्योंकि रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन में आपका जो वैल्यू होता है, मॉड वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड देती है, क्लियर, यानी ये वैल्यू क्या आती है मैग्नीट्यूड, और ये क्या बताता है एंगल, कि जीरो के रेफरेंस में आपका एंगल क्या बनेगा, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पड़ाव पे। क्वेश्चन में नेक्स्ट पड़ाव पूछा है आपसे, ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, निकालना क्या हमें, कैपेसिटेंस निकालना है, दैट मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल। अक्रॉस का मतलब होता है कि पैरेलल कनेक्शन, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अक्रॉस द कॉइल, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, इसका मतलब क्या हो गया, दो नोड के अक्रॉस, यानी पैरेलल कनेक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अक्रॉस द कॉइल का मतलब होता है पैरेलली कनेक्ट किया गया। मेक द पावर फैक्टर टू बी यूनिटी, यानी पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हमें कैपेसिटेंस की वो वैल्यू बतानी है जहां पे पावर फैक्टर क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए, क्लियर। तो एक बार सर्किट को देख लेते हैं, सर्किट हमारा क्या हो जाना है, ये हमारा वोल्टेज, क्लियर, कॉइल आपको गिवन है ही ऑलरेडी सर्किट में, आरएल सर्किट, क्लियर, ठीक है, और इसके पैरेलली हमने क्या किया, एक कैपेसिटेंस ऐड कर दिया, क्लियर। वोल्टेज आपका 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई गिवन ऑलरेडी क्वेश्चन में, आर की वैल्यू आपकी 10 ओम है, क्लियर, और एक्सएल की वैल्यू भी हमने जे 14.44 कैलकुलेट कर रखा है, क्लियर। ये आपका हो गया -JXC हो गया, क्लियर। देखो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट पार्ट में देखो तो आपसे बोल रहा है कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाती है। तो बच्चों अगेन हम आते हैं रिजोनेंस कंडीशन पे। रिजोनेंस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपका कंडीशन रिजोनेंस होता है, क्लियर, एट रिजोनेंस, उस समय क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी होनी चाहिए। हमें उस पर फोकस नहीं करना, हमें क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। लेकिन यूनिटी से आपको क्लियर है कि कंडीशन रिजोनेंस का होना चाहिए। क्यों क्लियर है, क्योंकि पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब हो गया, इम्पिडेंस का नेचर हो गया प्योर रजिस्टिव। इम्पिडेंस क्या हो गया, प्योर रजिस्टिव, यानी अगर मैं इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कैलकुलेट कर रहा हूं तो उस इक्विवेलेंट इम्पिडेंस का जो इमेजिनरी पार्ट होगा, प्योर रजिस्टिव का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मस्ट बी इक्वल टू 0। ये इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, तभी तो क्या होगा, जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी। क्योंकि हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आर प्लस जे एक्सएल, आर माइनस जे एक्ससी, सीरीज कनेक्शन है तो आर प्लस जे इंटू एक्सएल माइनस एक्ससी। तो हम क्या देख रहे हैं, एक्सएल एक्ससी ये इमेजिनरी टर्म होते हैं और रियल पार्ट क्या होता है, रजिस्टिव टर्म होता है। तो पावर फैक्टर यूनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जेड आपका प्योर रजिस्टिव हो जाए। प्योर रजिस्टिव होने का मतलब होता है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मस्ट बी इक्वल टू 0, क्लियर। तो आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कह लो या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस कह लो, क्लियर। दोनों के केस में अगर मान लो y है, y इक्वल टू क्या है, 1/z, ये भी एक कॉम्प्लेक्स डोमेन का फंक्शन आएगा, क्लियर। अगर z का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है y का भी इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। कॉम्प्लेक्स अगर हम इमेजिनरी पार्ट z का आपका 0 है, क्लियर, तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेजिनरी पार्ट y का भी क्या आएगा, 0 ही आना, क्लियर। ये भी 0 आएगा, कैसे आएगा, इसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है, तो यही हो जाना है जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या आ गया आपका, जेड का कॉन्जुगेट आ गया, तो इसके इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे तभी तो क्या होगा, एडमिटेंस आपका एक रियल टर्म मिलेगा। तो सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स डोमेन का फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट, मान लीजिए हमने फंक्शन ए है, अगर ए का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है 1/a का भी इमेजिनरी पार्ट 0 ही होगा, क्लियर। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि ये सर्किट क्या है, पैरेलल कनेक्शन का सर्किट है, तो ये नहीं कि आप इसमें इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालने बैठ जाना, क्लियर। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकालने की जरूरत नहीं है। आपको क्या पता है कि अगर पैरेलल सर्किट होता है तो उस कंडीशन में 1/z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, 1/z1 + 1/z2 होता है, क्लियर।
क्योंकि यहाँ पे दो इम्पिडेंसेस दिया हुआ है, एक Z1 और एक आपका Z2। क्लियर? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/R प्लस JXL प्लस 1/-JXL। अगेन ये नहीं कि आप यहाँ पे फिर से R प्लस JXL पुट करिए, उसको कैलकुलेट करने बैठ जाइए, ये सब काम नहीं करना आपने। आपको ऑलरेडी पता है कि R प्लस JXL की वैल्यू आपने पोलर फॉर्म में क्या निकाली, हमने ऊपर निकाला भी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लियर? देखो यहाँ पे ये आपका R प्लस JXL था, इसका पोलर फॉर्म का वैल्यू क्या निकला था हमारा 17.56 एंगल 55.3, यानी जो आपका Z1 था, Z1 इक्वल टू क्या था हमारा 10 प्लस J 14.44, इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया तो 17.56 एंगल आपका 55.3 आया था। देख लेते हैं एक बार फिर से, एंगल 55.3 आया था, ये आपका Z आया था। क्लियर? यानी कॉइल का इम्पिडेंस इन द पोलर फॉर्म। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे मैंने पोलर फॉर्म क्यों लिया है, अगेन 1/, है 1/, का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन के लिए हमें क्या सुटेबल होता है, कॉम्प्लेक्स डोमेन में हमेशा पोलर फॉर्म। हम यहाँ पे ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जे से अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, जे इंटू जे, जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, जे स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। क्लियर? तो ये हम लिख सकते हैं जे इंटू 1/x। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन 1/17.56 है, तो जब हम 1/17.56 करेंगे तो ये हमें वैल्यू दे देगा 1.056, और एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीजर है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है एंगल क्या होना है, 0 होना। जहां भी इंटीजर दिख जाए वहां पे एंगल आपका 0 होगा, यानी ये 0 माइनस 55.3 हो जाना। क्लियर? ठीक है, तो ये हमें मिल गया ये वैल्यू, प्लस जे इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/ωc लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना। तो ऐड करने के केस में ऑब्वियस सी बात हम क्या यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आप क्या करेंगे, इस पोलर फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.032 माइनस जे 0.046 प्लस जे, ये 1/ωc ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो जे ωc हो गया। क्लियर? यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.032 प्लस जे ωc माइनस 0.046, यानी क्या हो गया यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि क्या होना चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इमेजिनरी पार्ट आपका 1/z का मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी क्या होगा, पावर फैक्टर आपकी यूनिटी होगी। क्लियर? तो हमने क्या किया, इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया, यानी ωc माइनस 0.046 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? तो ओमेगा की वैल्यू अगेन कहां से कैलकुलेट करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में। क्लियर? तो आप क्या पुट करेंगे, 2πfc माइनस 0.046 इक्वल टू 0। अगेन ये क्या हो जाएगा, 314 मल्टीप्लाई करेंगे, 314c माइनस 0.046 इक्वल टू 0। c की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 0.046 अपॉन 314, तो ये निकल के आएगा आपका 146.5 माइक्रोफैराड। क्लियर? तो हमें क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जनरली क्या होता है, जैसे ही हम ये देखते हैं ना कि यूनिटी पावर फैक्टर आ गया तो रिजोनेंस में होगा, रिजोनेंस में होने का मतलब क्या हो गया, ओमेगा आर की वैल्यू क्या होती है 1/√LC, ये अप्लाई कर दें और ओमेगा आर की वैल्यू क्या लिख दें, ओमेगा आर की वैल्यू क्या लिख दें, ये सोच में पड़ जाते हैं हम लोग, ये गलत। जबकि ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC इस सर्किट के लिए एप्लीकेबल भी नहीं हो। क्लियर? इस सर्किट के लिए फॉर्मूला अलग से डिराइव किया गया है कि ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो, लेकिन कभी भी अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो हमें इसी तरह से ही अप्रोच करना। क्लियर? दूसरा तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे आखिर में अप्रोच किया जाए। यहां पे देखो, यहां पे वेरिएबल क्या आपका कैपेसिटर वेरिएबल, सेकेंड अप्रोच। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड अप्रोच से भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। क्लियर? देखो, जब भी आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट होता है तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, उस फॉर्मूले को देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओमेगा आर की वैल्यू जो आती है वो आती है आपकी 1/√LC
अंडर रूट एल बाई सी माइनस आर एल का स्क्वायर अपॉन एल बाई सी माइनस आर सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने किया था कब, जब हमने आर एल और आर सी सब देखा था। ठीक है, फॉर्मूला वैसे आपको याद होना जाना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ये आपका आर एल, ये आपका आर सी, ये आपका एल और ये आपका सी। तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आती है वो यही निकल के आती है, अंडर रूट एल बाई सी माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन एल बाई सी माइनस आर सी स्क्वायर। लेकिन इस केस में आर सी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो आपकी जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल के आती है ओमेगा आर इक्वल टू 1 बाई रूट एल सी इंटू अंडर रूट एल बाई सी माइनस आर एल का स्क्वायर अपॉन एल बाई सी। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है 1 बाई रूट एल सी, क्लियर, अंडर रूट 1 माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन एल बाई सी के बराबर। आप चाहो तो अंडर रूट एल बाई सी को अंदर ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई एल सी माइनस सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, और ये आ जाएगा आर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पे सी से सी कैंसिल आउट हो गया, एल सी एल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आपका रेजोनेंस कंडीशन क्रिएट होगा, कैसे सर्किट में, ऐसे सर्किट में, जब आपका क्वाइल होगा और उसके अक्रॉस प्योर कैपेसिटेंस होगा, उस केस में आपका ओमेगा होता है अंडर रूट 1 बाई एल सी माइनस आर एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, क्लियर। फिलहाल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, क्योंकि यहां पे फ्रीक्वेंसी वेरिएबल नहीं है, फ्रीक्वेंसी यहां पे फिक्स है। फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पे फिक्स है। वेरिएबल क्या है, कैपेसिटेंस। आपसे ये बोला जा रहा है किस वैल्यू का कैपेसिटेंस हम पैरेलल में लगाएं कि पावर फैक्टर यूनिटी हो जाए। यानी रेजोनेंस का कंडीशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन किसके वेरिएशन से हो रहा है, वेरिएशन से हो रहा है कैपेसिटेंस के, ना कि फ्रीक्वेंसी के। यानी आपका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट, यही आपके लिए क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2 पाई इंटू एफ, यानी 100 पाई, यानी 314, क्लियर। तो वैल्यू पुट करें जरा 314, इसका स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, ये आ जाएगा 1 अपॉन एल सी माइनस आर एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, अब न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 बाई एल सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाई एल सी इक्वल टू 314 का स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी थी हमारी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। एल की वैल्यू कितनी थी हमारी 46 मिली हेनरी, यानी 46 इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर, क्लियर। ठीक है, अगेन एल से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप कैलकुलेट क्या करना है, सी कैलकुलेट करना है। तो एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 1 बाई सी इक्वल टू आ जाएगा 46 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 314 का स्क्वायर प्लस 100 बाई 46 इंटू 10 पावर माइनस, क्लियर। ठीक है, क्या वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जरा, कैलसी यूज करना पड़ेगा मुझे। क्या क्या है आपका वैल्यू एक बार देख लेते हैं, 314 का स्क्वायर इंटू 46 डिवाइडेड बाई 1000, ये हमारा आ गया 4535.416 प्लस, ठीक है, ये वैल्यू भी देख लेते हैं हम लोग, 100 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 1000, ये आ गया आपका 2173.913, क्लियर। इसमें ऐड कर देते हैं हम 4535.416, ये हमें मिल जाएगा 6709.33, क्लियर। ये हो गया आपका 1 बाई सी। अब इसका हमें क्या कर देना है, इनवर्स कर देना है, क्लियर। तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है।
6709.33 इनवर्स, ये आपका आ गया 0.00149046। क्लियर, ये आ गया आपका सी, यानी सी की वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 149.046 माइक्रोफेरेड। क्लियर। तो अगर हम देखें यहाँ पे कई लोगों को लग रहा होगा कि सर ये वैल्यू एग्जैक्ट उसके बराबर नहीं आई है। देखो कैलकुलेशन में हमेशा ये होता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वैल्यू आपकी आ रही है पॉइंट के 3 डिजिट के बाद 149 समथिंग यहाँ पे, इसलिए ये भी आंसर सही है और वो भी आंसर सही है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाई का भी राउंड फिगर लिया हुआ है, तो इस वजह से हमें लगता है, बट दोनों आंसर हमारे सही है। यानी आपका जो कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा 149.046 माइक्रोफेरेड के पास आसपास आएगा। क्लियर। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, आप जिस मेथड से जाना चाहें उस मेथड से जा सकते हैं। यानी दोनों अप्रोच क्लियर होना चाहिए आपको। पहला अप्रोच जो इम्पिडेंस का है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने का, क्लियर, वो ज्यादा फिजिबल तरीका इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत आसानी से फटाफट हम हो जाता है। क्लियर, ठीक है। और दूसरा तरीका है सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करने का, आप फॉर्मूला यूज करके भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, तो दोनों तरीके मेरे ख्याल से आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।